अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 89 सौदेबाजी। लैला ने सोफे पर बैठते हुए कहा, कभी कभी हम लोग जिद में आकर कोई ऐसा काम कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए होता है। आपकी फिल्म शुरू होने से पहले मैंने भी यही किया था। सुजॉय ने कंफ्यूज लहजे में कहा, क्या मतलब? तब लैला ने कहा, 1 मिनट, और फिर उसने अपने बैग में हाथ डाला। सुजॉय समझ नहीं पा रहा था कि आखिर लैला करना क्या चाह रही है, जबकि लैला ने अपने पर्स से एक छोटा सा कागज का टुकड़ा निकाला और उठकर सुजॉय के सामने रखते हुए बोली, उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी तरफ से रखी गई शर्त भी उसी जिद का नतीजा था। मुझे ये बात गुस्सा दिला गई थी कि लतिका जी ने मुझे बताए बगैर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अग्रीमेंट साइन करवाने पर जोर क्यों दिया, और इसी चिढ़ में मैंने बतौर अपनी फीस 10 लाख रुपए की डिमांड कर दी थी। सुजॉय हैरानी से कभी लैला के चेहरे को तो कभी अपने सामने रखे उस कागज को देख रहा था, जो कि और कुछ नहीं बल्कि एक चेक था। लैला ने वापस अपनी जगह पर बैठते हुए कहा, मुझे मालूम है कि अभी आप कितने टफ टाइम से गुजर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इंसानियत और आपके फेवर्स के बदले में मुझे आपके 5 लाख रुपए वापस कर देने चाहिए। अब आप इन पैसों से अपने लोन अमाउंट का कुछ पार्ट तो अदा कर ही सकते हैं। तब तक मेड ने चाय की ट्रे लाकर रख दिया था। उधर पाहूजा साहब और लतिका जी को भी लैला के आने की खबर मिल चुकी थी, इसीलिए वो भी सुजॉय के कमरे में चले आए। पाहूजा साहब तो जैसे उसे देखते ही एकदम से खिल उठे थे। उन्होंने उसके पास वाले सोफे पर बैठते हुए कहा, कैसी हो लैला, कितने दिनों बाद दिखी? लैला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अच्छी हूँ पाहूजा सर, बस एक जरूरी काम था, वही निपटाने आई थी, अब चलती हूँ। कहकर उसने चाय का आखिरी घूंट लिया और कप वापस टेबल पर रखकर उठती हुई बोली, वैसे किसी ने ठीक ही कहा है, जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, लेकिन कुछ वक्त बाद हमें भगवान जी की तरफ से इशारा जरूर मिलता है कि जो बुरा हुआ था वो अच्छे के लिए हुआ था। कहकर उसने एक नजर लतिका जी पर डाली और फिर सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करती हुई बाहर निकल गई। उसके जाते ही लतिका जी ने सुजॉय की तरफ कंफ्यूज्ड अंदाज में देखते हुए पूछा, ये प्रवचन देकर क्यों गई ये लड़की? सुजॉय, जो कि अब तक लैला के अंदाज से हैरान था, उसने खामोशी से लतिका जी की तरफ वो चेक बढ़ा दिया और बोला, लैला ने अपनी फीस से हमें 5 लाख रुपए वापस कर दिए हैं। ये सुनते ही लतिका जी को जैसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वो चेक हाथों में लेकर उसे गौर से पढ़ने लगी। तब पाहूजा साहब ने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा, ये चेक नहीं है लतिका, इस बात का प्रूफ है कि ये लड़की वाकई में उतनी ही अच्छी है जितनी ये नजर आती है। सुजॉय और लतिका जी के पास उनकी इस बात का कोई काट नहीं था। दिव्या का ऑपरेशन कामयाब हो चुका था। हॉस्पिटल के डिस्चार्ज मिलने के बाद अब वो घर पर शिफ्ट कर दी गई थी। पार्थो उससे मिलने उसके घर आया हुआ था। व्हाइट और ब्लू ऑर्किड से सजा बुके उसकी साइड टेबल पर रखकर पार्थो ने आने के साथ ही दिव्या के माथे पर एक किस किया और फिर सामने रखी एक चेयर पर बैठते हुए बोला, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? दिव्या ने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा, पहले से बेहतर हूँ, बस दर्द ज्यादा बढ़ जाता है कभी कभी। धीरे धीरे ठीक हो जाएगा वो भी, तुम एक बहादुर लड़की हो। दिव्या ने पलके झपकाते हुए हामी भरी। तब पार्थो ने कुछ देर की खामोशी के बाद कहा, तुमसे बात शेयर करनी थी। दिव्या ने उसका लाया हुआ बुके हाथों में लेकर उस पर उंगलियां फेरते हुए कहा, हाँ बोलो ना। वो मेरा एक प्रोजेक्ट था ना, वो लो बजट वाली जो एक फिल्म थी जो मैं काफी अरसे से कबीर कपूर के साथ करना चाहता था। हाँ हाँ मुझे याद है, वही जिसकी स्क्रिप्ट शिमला बेस्ड थी, राइट? हाँ वही। मैंने कबीर से बात की उस फिल्म के बारे में, उसने हाँ कर दिया है। व्हाट? कबीर ने उतने लो बजट वाली फिल्म के लिए हाँ कर दिया? मगर कैसे? दिव्या ये सुनकर काफी हैरान थी। तब पार्थो ने कहा, उसे स्क्रिप्ट काफी पसंद आई, शायद इसीलिए। लेकिन असल बात कुछ और है जो मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूँ। अभी भी वो बात बाकी है?
दिव्या ने मुस्कुराते हुए पूछा तो पार्थो ने कहा, हाँ, वो असल में कबीर ने हीरोइन के लिए लैला रॉय का नाम सजेस्ट किया है। इतना कहकर पार्थो खामोश होकर उसका रिएक्शन देखने लगा और जैसा उसने सोचा था दिव्या ने ठीक वैसे ही रिएक्ट करते हुए कहा, व्हाट? लैला रॉय? कबीर ने उसका नाम सजेस्ट किया और तुमने मान लिया, ये जानते हुए कि मुझे उस गंवार से कितनी चिढ़ है। और तो और जो मैं आज इस हाल में हूं उसकी जिम्मेदार भी वही लड़की है, और तुम ये सब जानने के बाद भी उसे अपनी फिल्म में लेना चाह रहे हो। आई कांट बिलीव दिस पार्थो। दिव्या किसी साइको पेशेंट की तरह चीखते हुए बोल रही थी। तब पार्थो ने उसका हाथ थामकर उसे हल्के से झंझोड़ते हुए कहा, शांत हो जाओ दिव्या, शांत हो जाओ प्लीज। प्रोफेशनल लाइफ में पर्सनल लाइफ मिक्स नहीं करता मैं, तुम ये अच्छे से जानती हो। और हाँ, आज जो तुम इस हाल में हो ना, उसकी जिम्मेदार वो नहीं बल्कि तुम खुद हो। बदले की आग ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया था कि तुम उसके लिए खोदे गए गड्ढे में खुद ही गिर पड़ी। लेकिन मैं तुम्हारी तरह इमोशनल नहीं हूं, इसीलिए मैंने कबीर के सजेशन मानने का मन बना लिया है। पार्थो की चुपती हुई बातें दिव्या को खामोश करने के लिए काफी थी। कुछ देर और बैठकर पार्थो वहां से जा चुका था। दिव्या बेबसी से उसे जाते हुए देखती रही। ऐसा लग रहा था जैसे कि वक्त उसके हाथ से फिसलता जा रहा है और वो कुछ भी नहीं कर पा रही है। अगले दिन लैला सोकर उठी तो वो अंदर से काफी खुश खुश महसूस कर रही थी। उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि उसने ऐसे आड़े वक्त में सुजॉय के पैसे लौटाए थे, जब पाहूजा फैमिली को उन पैसों की सख्त जरूरत थी। अभी वो नाश्ते के बाद बैठी ही थी कि तभी फोन की रिंग बज उठी। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ मारिया थी। हालचाल पूछने के बाद मारिया ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, मैम, आपसे ना एक काम था। लैला ने पूछा, हाँ मारिया, कहिए ना। तब मारिया बोली, वो दरअसल हमारी एक यूनियन है, सिने एम्प्लॉइज यूनियन करके। वहाँ पे कुछ फंड रेंजिंग इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम लोग, यूनियन से जुड़े लोगों की फाइनेंशियल हेल्प के लिए। तो अगर आप भी उस इवेंट का हिस्सा बन सके तो वो काफी असरदार होगा मैम। मारिया की बात सुनकर लैला कुछ पलों के लिए खामोश हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस बात के लिए वो क्या कहे, क्योंकि आज से पहले उसे कभी भी इस तरह की कोई ऑफर नहीं आई थी। उसकी खामोशी सुनकर मारिया ने आगे कहा, मैम, आपकी फैन फॉलोइंग अच्छी है, ऐसे में अगर उस इवेंट के स्टेज से आपका एक डांस नंबर भी प्लान कर देंगे तो काफी फायदेमंद हो सकता है हमारे लिए। लैला जानती थी कि मारिया ने जब उसे इस बात के लिए कॉल किया है तो ये वाकई उतनी ही अहम होगी, इसीलिए उसने कुछ ही देर में फैसला लेते हुए कहा, ठीक है मारिया, वैसे मुझे इन सब का ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन जब आप कह रहे हो तो मैं मना नहीं करूंगी, वो भी इतने अच्छे कॉज के लिए। आप इवेंट डेट और वेन्यू बता देना, मैं आ जाऊंगी। मारिया ये सुनते ही एकदम से खुश हो गई। ओ लैला मैम, मुझे पता था कि आप जरूर मान जाएंगी। मैं बहुत खुश हूँ मैम, आपने मेरी बात रखकर यूनियन में मेरा सर ऊंचा कर दिया। लैला उसका उतावलापन महसूस करके हंस पड़ी थी। अभी उसने मारिया से बात करके कॉल रखा ही था कि तभी एक बार फिर से फोन की रिंग बज उठी। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से कबीर की आवाज उभरी, नीचे अश्विन गाड़ी लेकर आया है, तुम फ्री हो तो आ जाओ उसके साथ। कहकर उसने कॉल कट कर दिया। यहाँ तक कि लैला को कुछ पूछने की मोहलत भी नहीं मिली। उसने बालकनी से नीचे पार्किंग में झांक कर देखा तो वाकई वहां अश्विन मौजूद था। उसने बड़बड़ाते हुए तैयार होना शुरू कर दिया। ऐसे भी कोई किसी को बुलाता है क्या? ऐसा लगता है कि जैसे हम तो उनके बुलाने के इंतजार में ही बैठे थे। भला ये भी कोई बात हुई कि कह दिया आ जाओ अश्विन के साथ? कम से कम इतना तो बताया होता कि किस लिए बुला रहे हैं। यूं ही खुद से सवाल जवाब करती हुई लैला अश्विन की कार में आकर बैठ गई, लेकिन रास्ते में उससे पूछे बिना भी रहा नहीं गया। कबीर सर ने कुछ बताया कि किस लिए आने को कहा है? अश्विन ने सपाट लहजे में कहा, मुझे नहीं पता, ये सर खुद ही बताएंगे। लैला के पास अब कबीर के घर पहुंचने का इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। नरेन आज फिर शूटिंग के लिए बैठा इंतजार कर रहा था, लेकिन अरुण और आंचल आज भी लापता थे। ये दोनों भी ना हद कर रखी है दोनों ने। तभी एडी ने आकर कहा, अरुण का कॉल आया था, उसने कहा है कि आपके शॉट्स पहले ले लिए जाएं, उन्हें और आंचल को आने में कुछ देर हो जाएगी।
वो 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। लेकिन नरेन को यह सुनकर बेहद गुस्सा आ रहा था। पिछले 2 दिनों से यही हो रहा था, जिसकी वजह से नरेन का स्केड्यूल। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हर दिन बिगड़ रहा था। लेकिन दोनों की दोस्ती में नरेन उन्हें स्ट्रिक्टली कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। अभी वो यही सोच रहा था कि तभी माया के आने का शोर मच गया। माया के आने की खबर सुनकर नरेन को न जाने क्यों कुछ खुशी सी हुई। उम्मीद के मुताबिक माया ने जब यहाँ आकर सेट पर सन्नाटा देखा तो फौरन से एडी को बुलाया। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? शूटिंग शुरू नहीं की अब तक? माया की रौब भरी पर्सनालिटी का असर था या अपनी कौतूहली का? एडी एकदम से हड़बड़ा सा गया। वो मैम, दरअसल अरुण और आंचल अभी तक नहीं पहुंचे। एडी के मुंह से सुनते ही माया ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर नजर डाली और चौंकते हुए कहा, 12:30 बजने को आए हैं और ये लोग अभी तक नहीं पहुंचे। सब ठीक तो है? तुमने कॉल किया उन्हें? एडी ने बताया कि उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन नरेन के चेहरे पर छाई झुंझुलाहट माया की नजरों से बच नहीं सकी। माया को अंदाजा हो चुका था कि कुछ तो गड़बड़ी थी ही, लेकिन उसने नरेन के सीन शूट करने के लिए एडी को इंस्ट्रक्शन दिया और खुद ऑफिस में आकर बैठ गई। ये माया का अपना अलग अंदाज था कि किसी का भी अनडिसिप्लिन्ड होना वो खुद से डिस्कवर करती थी। यही वजह थी कि उसने किसी से कुछ नहीं पूछा। फिर जब कुछ देर बाद अरुण और आंचल वापस लौटे तब माया उन्हीं से सवाल पूछने लगी। न सिर्फ आज बल्कि इस हफ्ते के हर दिन पहुंचने का वक्त। जब जवाब देने में अरुण और आंचल दोनों ही लड़खड़ा से गए तब उसने एकदम से सीरियस लहजे में कहा, ये तुम दोनों की पहली गलती है, इसलिए माफ कर रही हूं। अगली बार से अगर ये चीज रिपीट हुई तो ध्यान रखना, मुझे अपने काम से दिल चुराने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरुण और आंचल दोनों ने ही माया को सॉरी कहा और अपनी अपनी तैयारियों के लिए चले गए, जबकि नरेन को ये सब देखकर अच्छा लगा। उसे ये देखकर एक तरह से खुशी हो रही थी कि अब शायद माया की डांट के बाद इन दोनों के शेड्यूल में कुछ सुधार आए। लैला जब कबीर के घर पहुंची तो वो आज भी कुछ बाहरी लोगों से घिरा हुआ था। लैला वहीं चुपचाप बैठी उसे लोगों के साथ डील करते हुए देख रही थी। कैसे वो हर एक से इतना पोलाइट होकर मिल रहा था, उनकी परेशानियां सुन रहा था और साथ ही साथ अपने आदमियों को उनकी परेशानियां दूर करने के इंस्ट्रक्शंस भी दे रहा था। ये सभी देखते हुए लैला के मन में अचानक से एक ख्याल आया और उस पर सोचते हुए उसने तय कर लिया कि वो इस बारे में कबीर से जरूर बात करेगी। कबीर को फ्री होते हुए लगभग 20 मिनट लग गए। सबके चले जाने के बाद उसने लैला से कहा, मुझे लगा तुम शायद ना आ पाओ, अश्विन को अचानक से भेज दिया था ना मैंने। लैला ने मन ही मन में सोचा, आपने ना आने का कोई ऑप्शन छोड़ा था मेरे लिए? कबीर ने उसके चेहरे के भाव पढ़ते हुए कहा, तुम मुझे सामने से भी बुरा भला कह सकती हो, कई बार मन की बातें मन में रह जाएं तो मुश्किल होती हैं। लैला की आंखें हैरानी से फैल सी गईं। हे भगवान, इन्हें कैसे पता चल गया कि मैं इन्हीं के बारे में सोच रही हूँ? फिर उसने जल्दी से बात संभालते हुए कहा, नहीं, मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। कबीर ने एक तिरछी मुस्कुराहट लिए कहा, खैर, दरअसल कुछ ही देर में पार्थो भी यहाँ पहुंचने वाला है अपनी नई फिल्म का अग्रीमेंट लेकर, तो मैंने सोचा कि तुम भी मेरे सामने ही सब देख समझकर साइन कर लोगी तो सही रहेगा। अच्छा। लैला को ये सुनकर थोड़ा चैन पड़ा। तब उसने कहा, ठीक सोचा आपने, वैसे मैंने भी बदले में आपसे कुछ मांगने का सोचा है। उसकी बात सुनकर कबीर ने एक हल्का सा ठहाका लगाते हुए कहा, अच्छा, तो अब तुम इतनी बहादुर हो गई हो कि कबीर कपूर से सौदेबाजी शुरू कर दी तुमने। ये सुनते ही लैला ने घबराकर जल्दी से कहा, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस। इस बार कबीर ने और भी जोर से हंसते हुए कहा, तुम तो बाकायदा सफाई देने लगी। अरे मैं तो बस तुम्हारी टांग खींच रहा था। तुम बताओ क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? लैला ने कबीर की आंखों में देखा तो देखती रह गई, लेकिन वो अपनी बात कहने से पहले कबीर के भाव जानने की कोशिश कर रही थी कि कबीर उसकी बात मानेगा या नहीं। हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।